हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर कहानियां हिंदी में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रैगिंग निषेध है। मधु आज बहुत खुश थी, हो भी क्यों ना। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 1 रैंक लाकर इस कॉलेज में पढ़ने आई थी। हॉस्टल में अपने से अलग ब्रांच की 2 सीनियर लड़कियों के साथ उसे कमरा मिला था। दोनों लड़कियां विशाखा और नम्रता बहुत ही बदमाश किस्म की लड़कियां थी। सिगरेट, दारू ये सब उनके लिए आम था, जबकि छोटी शहर से आई मधु, उसके लिए ये सब पाप था। वो दोनों लड़कियां मधु को परेशान करने लगी। वो कभी उसे जबरदस्ती बियर पीने के लिए कहती तो कभी उससे छेड़छाड़ करती। एक दिन मधु के सब्र का बांध टूट गया। उसने कॉलेज के डायरेक्टर को मेल लिख दिया। डायरेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों लड़कियों को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मधु को लगा कि अब ये सुधर जाएंगी, इसलिए उसने कमरा नहीं बदला। लेकिन वापस आने के बाद दोनों लड़कियों ने मधु को और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो दोनों मधु को बांधकर खूब मारती थी, उसे सिगरेट से जलाती थी और तरह तरह से टॉर्चर करती थी, जिससे वह कराह उठती थी। लेकिन मुंह में ठूसे कपड़े के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती थी। उन्होंने मधु को धमकी दी, अगर ये बात किसी को पता चली तो तू जान से चली जाएगी। मधु ने पहले दिन ही दोनों के पास हाकी, छुरा आदि चीजें अलमारी में पड़ी देखी। उसने रूम बदलने की अर्जी दी तो वार्डन ने कहा 6 महीने तक एक कमरे में रहने के बाद ही रूम बदल सकते हैं, यह यहाँ का नियम है। बेचारी मधु अब कमरे में कम ही जाती थी, या तो वो लाइब्रेरी या अपनी किसी सहेली के रूम में रुक जाती थी, लेकिन कॉमन रूम होने की वजह से सोने के लिए उसे अपने रूम में ही जाना पड़ता। एक दिन मधु अपने कमरे में गई तो उसने देखा दोनों लड़कियां शराब के नशे में धुत होकर बिना कपड़ों के ही नाच रही थी। उन्होंने मधु को देखा तो उसके भी कपड़े फाड़ दिए और अपने साथ जबरदस्ती नचाने लगे। मना करने के बाद भी दोनों नहीं मानी और मधु को बेड पर लिटाकर अश्लील हरकत करने लगी। मधु उस दिन पूरी तरह टूट गई। उसी रात जब दोनों नशे में धुत होकर घोड़े बेचकर सो रही थी, मधु ने कमरे में ही फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। एक होनहार छात्रा के जीवन का इस तरह अंत होना बहुत ही दुखद और भयानक था। सुबह जब विशाखा और नम्रता ने मधु की लाश लटकते देखी तो उन दोनों के होश उड़ गए। उन दोनों ने बॉडी को नीचे उतारकर छुरे से उसके छोटे छोटे महीन टुकड़े करके कुछ तो कमरों में बहा दिए और बाकी बड़ी हड्डियों को मधु के सूटकेस में भरकर ऊपर से मधु के कपड़े भरकर रेलवे स्टेशन के पीछे कूड़े में फेंक दिया। आजकल ओला उबर के ज़माने में गाड़ियाँ बच्चों को कैंपस के अंदर से ही ले जाती है और ले आती है, इसलिए कौन कब क्या ले जा रहा है इसकी जांच नहीं होती। दोनों ने मधु का फ़ोन बंद कर दिया और सिम तोड़कर फेंक दिया। मधु की सहेलियां के द्वारा पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और वो घर चली गई। कुछ दिन बाद मधु के घर वाले उसे ढूंढते हुए आए। रूम के दरवाजे पर उन्हें देखते ही दोनों लड़कियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दोनों कुछ बोल पाते इससे पहले ही मधु के पापा ने दोनों लड़कियों को हटाते हुए दौड़कर मधु को गले लगा लिया। लड़कियों को तो जैसे सांप सूंघ गया, ये मधु कहाँ से आ गई? इसको तो हमने नहीं, ये नहीं हो सकता। खैर, शाम को कैंपस वगैरह घुमाकर खाना खिलाकर मधु ने घर वालों को रवाना कर दिया। रात में दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए दूसरे बेड पर लेटी मधु को एकाएक देख रही थी, जबकि मधु ऊपर की ओर देख रही थी। इसी बीच दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नम्रता उठी तो उसने देखा मधु कमरे में नहीं थी। उसने विशाखा को जगाया। दोनों एक साथ बाथरूम गए। विशाखा ब्रश करने लगी। नम्रता ने फ्रेश होने के लिए जैसे ही कमोड का ढक्कन उठाया तो दंग रह गई। उसकी घिघी बन गई। कमोड में मांस के टुकड़े तैर रहे थे। उसने विशाखा को आवाज दी तो वह दौड़कर आई। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो कुछ नहीं था। खैर, नम्रता के फ्रेश होने के बाद विशाखा नहाने के लिए गई।
उसने जैसे ही नहाने के लिए शावर चलाया, उसमें पानी की जगह खून की धार बहने लगी। विशाखा जोर से चीखी तो नम्रता भागी। उसने जाकर देखा तो विशाखा बेहोश पड़ी थी। उसे उठाकर नम्रता बेड तक ले गई। उसने विशाखा के गीले कपड़े निकाले और अलमारी से तौलिया निकालने गई। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसकी चीख निकल गई। अंदर मधु का कटा हुआ सर रखा था। नम्रता दरवाजा खोलकर भागने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। आज वो दरवाजा खुलने वाला ही नहीं था। कुछ देर तक संघर्ष के बाद नम्रता भी बेहोश हो गई। दोनों को होश आया तो उन्होंने मधु को कमरे में अनुपस्थित पाया। दोनों भागकर बाहर गए। बाहर उन्होंने जिस किसी को भी इस घटना के बारे में बताना चाहा तो मधु उनके बगल में खड़ी मिली। खाने में उनको वही मांस के टुकड़े दिखाई दिए। पानी की जगह खून ने ले ली थी। दोनों थक हार कर वापस अपने कमरे में ही आकर सो गई। दोनों ने काफी पी रखी थी। रात को अचानक उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए हैं। आंख खुली तो सामने मधु को खड़ा पाया। सामने का मंजर देखकर दोनों की रूहें कांपने लगी। रीढ़ की हड्डी तक सिरहन दौड़ गई। कलेजा मुंह में आ गया। दोनों का दम घुटने लगा। मधु का सिर्फ धड़ ही हाथ में वही छुरा लिए खड़ा था। उसका सर तो उन दोनों के सीने के ठीक ऊपर हवा में तैर रहा था। उसमें से लगातार खून टपक रहा था। वो दोनों लड़कियों का मांस नोच नोच कर खा रहा था और बीच बीच में कुछ बुदबुदा रहा था। वो क्या बोलना चाह रहा था वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। बस बार बार यही दोहरा रहा था, रैगिंग निषेध है, रैगिंग निषेध है। अगले दिन दोनों लड़कियों की लाश उसी कमरे के छत से लटकती मिली। दोनों के अंग छिन्न भिन्न थे। पूरे कमरे में हर जगह उन दोनों के खून से एक ही वाक्य लिखा था, रैगिंग निषेध है। उस दिन के बाद मधु की आत्मा उसी हॉस्टल में भटक रही है और जब भी कोई लड़की किसी मासूम की रैगिंग लेती है तो अगले दिन उसकी लाश के साथ कमरे में लिखा मिलता है, रैगिंग निषेध है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।